पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस इलियट पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज। ये सभी पीवाई क्यूज हमने यूथ कंपटीशन से उठाए हैं, ठीक है। और एक चीज और विशेष ध्यान बनाए रखिएगा कि इसमें लगभग 160 क्वेश्चंस की ये सीरीज है और जितने भी पीवाई क्यूज हमें टीएस इलियट के मिले वो सभी हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि टीएस इलियट का एक फ्रेज है जिसका नाम है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या नाम है दोस्त? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अकर्स इन हिज एसे इंटाइटल्ड। यानी कि पूछा गया है कि टीएस इलियट का एक फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उनके कौन से एसे में आता है, यानी कि जिसका टाइटल है तो कौन सा है? द मेटाफिजिकल पोइट्स। ध्यान बनाए रखना, अकर्स इन हिज एसे टाइटल्ड मेटाफिजिकल पोइट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है? बोला गया टीएस इलियट का जो फ्रेज है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वो इनके ए से मेटाफिजिकल पोइट्स में आता है। यहाँ पर एक डिजिट छूट गया। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स है ये 1921 में आया है, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, यहाँ पे 1921 होगा। द टर्म डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कंप्राइजेस टू वर्ड्स which are disassociation and sensibility। बोला गया है कि ये जो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक डिसएसोसिएशन जिसका मतलब होता है अलग होना या टूट जाना, और सेंसिबिलिटी का मतलब होता है भावना या विचार, यानी कि फीलिंग प्लस थिंकिंग। मतलब ये है कि जो टीएस इलियट का ये जो टर्म है अपने एसे में द मेटाफिजिकल पोइट्स, टीएस इलियट ने ये टर्म दिया है, ठीक है। अगला, इलियट के अनुसार पहले डन आदि के समय में थॉट और फीलिंग एक साथ जुड़े हुए होते थे, लेकिन ये बाद में दोनों अलग हो गए। ऐसे ही ये डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया, यानी कि कविता में जो सोच होती है, इंटेलेक्ट होती है, और जो इमोशन यानी कि भावना होती है, उनके अलग हो जाने को हम डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। यही बात यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है व्हाट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ बेसलैंड। जो बेसलैंड पोइम है उसका लास्ट सेक्शन यानी कि आखिरी सेक्शन कौन सा है? तो पहला हमारा द ब्यूरियल ऑफ द डेड है, दूसरा द गेम ऑफ चेस है, तीसरा द फायर सरमन है, और चौथा डेथ बाय वाटर, और पांचवा वॉट द थंडर सैड। तो पांचवा कौन सा होगा? वॉट द थंडर सैड, यानी कि जो कि 1922 में आया है। ध्यान बनाए रखना, टोटल 5 इसमें सेक्शन है, यानी कि पांच भागों में एक कविता विभाजित है, और इसका अंतिम सेक्शन जो है वॉट द थंडर सैड है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका पहला, तो पहला जो है वो ब्यूरियल ऑफ द डेड है, और दूसरा अ गेम ऑफ चेस है, और तीसरा जो है वो फायर सरमन है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, और चौथा डेथ बाय वाटर है, और पांचवा ये आपका वॉट द थंडर सैड है, ठीक है ना। देखो यहां से भी आप देख सकते हो कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। बेसलैंड हमारा कब आया है? 1922 में आया है, पब्लिश हुआ है, ये बात ध्यान बनाए रखना। इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, और ये किसको डेडिकेट की गई है? इनके एक फेलो पोइट थे जिनका नाम था एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को ये डेडिकेट की गई है। क्यों डेडिकेट की गई है? क्योंकि एजरा पाउंड ने इसको, जो इसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी बेसलैंड की, उसको एडिट करने में बहुत मदद की, और एडिट करके नियरली हाफ इट साइज, उसका साइज जो है लगभग आधा कर दिया था। समझ गए? इसी कारण टीएस इलियट ने अपनी इस पोइम को एजरा पाउंड को डेडिकेट कर दी, ठीक है। लास्ट सेक्शन इसका क्या है? बॉडी थंडर सैड इसका क्या है? लास्ट सेक्शन है। और फाइनल में जो चैंट होता है वो शांति 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 का होता है। अगला बोला गया द ब्यूरियल ऑफ द डेड इसका पहला सेक्शन है, गेम ऑफ चेस इसका सेकंड सेक्शन है, और फोर्थ सेक्शन इसका फायर सरमन है। सेकंड एंड फोर्थ, ये इसको छोड़ो, मैं आपको, ये थोड़ा लाइन से नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इसमें पहला सेक्शन क्या है, ध्यान से समझना। द ब्यूरियल ऑफ द डेड है, दूसरा गेम ऑफ चेस है, तीसरा फायर सरमन है, चौथा डेथ बाय वाटर है, और पांचवा जो है ये चौथा है डेथ बाय वाटर, ठीक है। ये गलत जगह पे लिख गया है फोर्थ सेक्शन। और पांचवा कौन सा है? वॉट दी थंडर सैड, ये फिफ्थ सेक्शन है। इसके अंतिम भाग में थोड़ा आध्यात्मिक संदेश रहता है, शांति की खोज दिखाई गई है, और कविता के अंत में यही होता है शांति शांति शांति, जिसका मतलब ही शांति है, ठीक है ना। बोलो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला गया है कि हु असर्टेड हिमसेल्फ
एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन। ये जो है इसका एक किसने कहा, तो टीएस इलियट ने कहा था। टीएस इलियट ने खुद को इस तरह डिफाइन किया था। 1927 में उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को ज्वाइन किया था और 1928 में अपनी बुक के प्रीफेस में ये बात कही थी, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, यानी कि परंपरागत साहित्य को ये मानते थे, तो इसीलिए अपने आप को इन्होंने क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर बोल दिया। अच्छा, ये राजतंत्र के समर्थक थे, तो इसीलिए इन्होंने रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स बोल दिया। और धार्मिक रूप से एंग्लिकन कैथोलिक थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन बोल दिया। बातें क्लियर हो गई। तो किसने बोला, ये टीएस इलियट ने बोला। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वही बातें यहां पर एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं, कहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, बाकी कुछ दिया नहीं है, जो बात हमने बताई है वही दी है। बस एक बात यहां पर एक्स्ट्रा है जो नहीं बताई है, 1948 में इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए दिया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पर बोला गया है कि टीएस इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी टू। जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है इसका मतलब क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव द इमोशन स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इमोशन स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि डी ऑप्शन पर जाएंगे। पहले ऑप्शन को समझो, ऑब्जेक्टिव द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। अब मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है ना, इलियट ने एक ऐसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उसमें इसको दिया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब इमोशन को सीधे ना बता करके ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं के माध्यम से, सिचुएशंस यानी कि स्थितियों के माध्यम से दिखाओ अपने इमोशंस को, तो वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोरिलेट करना अपनी फीलिंग्स को। तो एलियट के शब्दों में अगर हम कहें, जैसे कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सिचुएशन है, चेन ऑफ इवेंट्स है, इनके माध्यम से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, तो वही आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव था। अगर हम आसान भाषा में कहें तो भावना को इनडायरेक्टली दिखाना, सीधे ना दिखा करके इनडायरेक्टली। जैसे मान लो दुख दिखाने के लिए हम बारिश का इस्तेमाल करें, अंधेरे का इस्तेमाल करें, सूने घर का इस्तेमाल करें, तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। बातें समझ में आ गई। यही बात इसमें बोली गई है। और देखो, टीएस इलियट यूज द फ्रेज, हमने क्या बताया, वही बात बता रहे हैं। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है, चेन ऑफ इवेंट है, विच शैल बी द फार्मूला ऑफ दैट पार्टिकुलर इमोशन, है ना। यही बात हमने सब अभी आपको बताई है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम किल होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नई बात एक्सप्लेनेशन में लगेगी तो हम बताएंगे। अगर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम की बात करें तो ये कब आई है, 1919 में आई है। और ये जो एशिया टीएस इलियट को डिटरमाइन करता है दैट शेक्सपियर्स प्ले, जो हैमलेट है वो क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया गया है, बिकॉज हैमलेट्स इंटेंस इमोशन ओवरब्लेम द ऑथर्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देम थ्रू द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। देखो, इन चीजों में उन्होंने बोला क्या है, कोई खास बात नहीं बोली, जो बात है वही बात उन्होंने कह दी है कि जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव जो 1919 में आया है, इसमें ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल किया गया है। इस निबंध में टीएस इलियट ने तय किया कि शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम हैमलेट, जो कि क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि हैमलेट की गहरी भावनाओं ने लेखक की उन उन एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के जरिए दिखाने की कोशिश पर हावी हो गई थी। इसलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसको आर्टिस्टिक फेलियर बोल दिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक किसकी रचना है, ये बोला गया है। क्या बोला गया है कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज एन आर्टिस्टिक, एक बात ये ध्यान रखना, ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें बोला क्या गया है, देखो इसमें बोला गया है कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें एक व्यक्ति अपनी फीलिंग्स इनडायरेक्टली व्यक्त करता है, और इलियट की ये बोस्टन पोएम में से एक है। इसमें अपर क्लास सोसाइटी के खालीपन यानी कि एम्प्टीनेस को दिखाया गया है। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। मतलब ये है कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टीएस इलियट का लिखा गया एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये कविता इलियट की लिखी दो मुख्य बोस्टन कविताओं में से एक है। दूसरी है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, और दूसरी अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये दो ही कविताएं हैं, और यह उस समय के अपर क्लास समाज के कुछ खालीपन और उदासी को इसके अंदर क्या करा गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, इट शोज द अपर क्लास सोसाइटी ऑफ द टाइम एज
समथिंग रादर एम्प्टी एंड फॉरलॉर्न। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। छठे नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइंस आर टेकन। नीचे कुछ लाइनें दे रखी हैं और लाइनें ये रही, ये लाइनें जो है वो कहां से ली गई हैं आपको ये बताना है, बस सिंपल सा। क्या है, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर, प्रिकली पेयर, प्रिकली पेयर, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पेयर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई हैं, दी हालो मैन से ली गई हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हालो मैन। अब ये हालो मैन क्या है, जरा हालो मैन को समझ लो। अगर हम हालो मैन की बात करें तो इसको टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया, ये पोइम फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब इसको और थोड़ा डिटेल से अगर हम बात करें तो फ्री वर्स में होता क्या है, कोई फिक्स्ड राइम नहीं होती है, कोई फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होती है और ना ही मीटर होता है। हालो मैन का मतलब होता है अंदर से खाली, यानी कि स्पिरिचुअली और मोरली दोनों तरीके से। ना तो उस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअली ज्ञान है और ना ही मोरली ज्ञान है, तो ऐसे लोगों को कवि ने क्या बोला है, हालो मैन बोला है। और ये जो आइडिया है नोबेल हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आइडिया लिया गया है वो कहां से लिया गया है, हालो मैन का, वो हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। कहां से, हार्ट ऑफ डार्कनेस। और कविता में मॉडर्न लाइफ की जो मीनिंगलेसनेस है या निरर्थकता है उस चीज को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। मीनिंगलेसनेस को इस चीज के अंदर दर्शाया गया, देयर इज नो वैल्यू मेकिंग लाइफ मीनिंगलेस, ठीक है ना। अगला 7वें नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है। 7वें नंबर पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पोएट्री। इनमें से कौन रोमांटिक पोएट्री से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो वेस्टलैंड जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये रोमांटिक पोएट्री से संबंधित नहीं है। जरा समझो वेस्टलैंड फिर किससे है, ये मॉडर्न पोएट्री से संबंधित है ना कि रोमांटिक, क्योंकि इसको मॉडर्न एपिक ड्रामा बोला जाता है। ये 1922 में पब्लिश हुई है, तो मॉडर्निज्म की ये बहुत प्रमुख रचना है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें, जैसे हिपेरियन है, जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है, रोमांटिक है, ये रोमांटिक एज से है। लैरिकल बैलेड विलियम बसवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी है लैरिकल बैलेड, ठीक है। तो इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, तो ये भी हमारी रोमांटिक पोइट्री हो जाएगी। अगला, अगर हम क्रिस्टाबेल की बात करें तो क्रिस्टाबेल ये एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई, ये भी रोमांटिक है। तो अगर हम बाकी तीनों ऑप्शन को देखें तो ये सभी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हुए जो पोइट हैं उनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन अगर हम वेस्टलैंड की बात करें तो ये टीएस एलियट जो कि मॉडर्न एज के हैं और ये मॉडर्न वर्क है, तो इसीलिए मॉडर्न पोइट्री में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रोमांटिक पोइट्री से संबंधित नहीं है, तो वेस्टलैंड जो है वो रोमांटिक पोइट्री से संबंध नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों रोमांटिक पोइट्री से संबंधित हैं। अब ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, कहो तो मेन पॉइंट हम वेस्टलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखो वेस्टलैंड ये टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम इसकी बात करें 20वीं सेंचुरी का वर्क है, मॉडर्न पोइट्री में है। पब्लिश कब हुआ, ये 1922 में पब्लिश हुआ। वेस्टलैंड इनिशियली कॉल्ड, वेस्टलैंड को इनिशियली क्या कहा जाता है, ही डू दी पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये इसका ओरिजिनल नाम है। तो ये इसका ओरिजिनल नाम भी आपको याद बनाए रखना है वेस्टलैंड का कि कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, बेसलैंड। द बेसलैंड की शुरुआत में ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस कहा जाना था, जो चार्ल्स डिकेंस के आवर म्यूचुअल फ्रेंड का एक कोटेशन था, ठीक है। और ये किसका था, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल था, उससे ये कोटेशन उठाई गई थी, आवर म्यूचुअल फ्रेंड से। इलियट स्विट्जरलैंड से जो कविता का वर्जन लाए थे, उसमें कविता के पहले दो हिस्से, द बैरियल ऑफ द डेड और अ गेम ऑफ चेस, इसी टाइटल के तहत आए थे। ऑप्शन में दी गई दूसरी कविताएं जो है रोमांटिक कविता से जुड़ी हुई है, बाकी आगे कोई और जानकारी ज्यादा इसमें नहीं दी गई है। चलो 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट आयरिश। इनमें से देखो कुछ राइटर के नाम दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन आयरिश नहीं है, तो वो टीएस इलियट जो है वो आयरिश पोइट नहीं है। कैसे नहीं है, टीएस इलियट ओरिजिनली कहां के थे, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, बाद में 1927 में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी, तो इसका मतलब ओरिजिनली तो टीएस इलियट कहां से, अमेरिका से हैं। बाद में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजन बन गए, ठीक है। ब्रिटिश
ये टीएस इलियट ब्रिटिश सिटीजन कब बने? भाई 1927 में तो इन्हें सिटीजनशिप मिली थी, बिल्कुल। अगला बाकी राइटर की बात कर लेते हैं, जैसे सैमुअल बेकेट की बात करें तो ये आयरिश पोइट हैं, जेम्स जॉइस ये भी आयरिश पोइट हैं, डब्ल्यू बी ईट्स तो फेमस ही हैं आयरिश पोइट के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा? टीएस इलियट वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब जरा इसी के डिटेल में हम बात कर लेते हैं क्या बोला गया है। देखो, जैसे टीएस इलियट थे, वो कौन थे? एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक थे, ठीक है, एडिटर भी थे, यानी कि वो एक कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, लिटरेरी क्रिटिक आलोचक भी हैं और एडिटर यानी कि संपादक भी हैं। ही इज बेस्ट नोन एज अ लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोएट्री। अच्छा, पोएट्री में ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट के जो है लीडर भी कहे जाते हैं, मूवमेंट के लीडर के तौर पर सबसे ज्यादा जाना जाता है इनको। और ये 1914 में 25 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए। ध्यान से सुनना, ही मूव्ड इंग्लैंड कब? 1914 में गए थे और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 25 साल थी। वहीं पर जाकर के ये बस गए, काम किया और शादी कर ली। ठीक है, सेटल हो गए, काम किया और वहीं इन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। अगला 1927 में 39 साल की उम्र में ये ब्रिटिश नागरिक बन गए। इसका मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है कि इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप जो मिली थी वो 1927 में मिली थी और उस समय इनकी उम्र टीएस इलियट की कितनी हो गई थी? 39 साल हो गई थी। ठीक है, 25 साल की उम्र में ये अमेरिका से इंग्लैंड गए 1914 में और 1927 में इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली, यानी कि तब तक उम्र हो चुकी थी 39 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। और बाकी सब राइटर आयरिश सही हैं, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो, 9 नंबर पे बोला गया है, एक लाइन बोल दी है और लाइन कौन सी है? एंड द डेड ट्री गिव इन नो शेल्टर, द क्रिकेट्स नो रिलीफ अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ टीएस इलियट। यानी कि मरे हुए पेड़, जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, वो किसी को कोई छाया नहीं देते, कोई आश्रय नहीं देते। क्रिकेट कोई राहत नहीं देता। क्रिकेट एक प्रकार का कीड़ा होता है, झिंगुर, ठीक है, वो किसी को राहत नहीं देता। टीएस इलियट के नीचे दी गई जो है किस रचना में आती हैं ये लाइनें, आपको ये बताना है। तो ये किस रचना में आती हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? द बेसलैंड की ये फेमस लाइनें हैं, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? बेसलैंड। ए लाइन बेसलैंड में ही आती है। लाइन में एक शब्द यूज हुआ है ड्राइनेस, यानी कि सूखापन, जो कि निराशा और खालीपन को दिखाता है। डेड ट्री जीवन का अभाव, ठीक है, डेड ट्री क्या है? जीवन का अभाव। और नो शेल्टर का मतलब कोई सुरक्षा नहीं है, कोई राहत नहीं है। पूरी कविता में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद निराशा ही दिखाई गई है और इसीलिए उन्होंने इन लाइनों में भी टीएस इलियट, क्योंकि उस समय के ये पोइट थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है कवि के मन में वैसे ही विचार आते हैं और वैसे ही शब्द आते हैं और उसी तरीके की लैंग्वेज वो लिखता है। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम एक एक करके जरा हम इसको समझ भी लेते हैं लाइन बाय लाइन करके बेसलाइन के बारे में। पहले देखो क्या बोला गया है कि ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई हैं? बेसलाइन से। और ये जो बेसलाइन वर्क है वो किसका है? टीएस इलियट का है। दूसरा बोला गया है बेसलाइन एक लॉन्ग पोइम है, टीएस इलियट द्वारा लिखी गई है। पब्लिश कब हुई? 1922 में पब्लिश हुई है। ठीक है, सबसे पहली बार ये लंदन में, और लंदन में कहा? क्राइटेरियन में, अक्टूबर में इसको पब्लिश कराया गया था और पत्रिका का नाम था, कौन सी पत्रिका में? क्राइटेरियन पत्रिका में, अक्टूबर में। उसके नेक्स्ट यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में इसको पब्लिश कराया गया था और न्यूयॉर्क सिटी में जब इसको पब्लिश कराया गया था तो मंथ था हमारा नवंबर और पत्रिका का नाम था दी डायल। तो दी डायल पत्रिका में न्यूयॉर्क सिटी में इसको पब्लिश कराया गया था नवंबर मंथ में और लंदन में इसको अक्टूबर में, क्राइटेरियन में। लंदन क्राइटेरियन अक्टूबर और न्यूयॉर्क दी डायल नवंबर। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है? इसी में बोला गया है कि इसमें टोटल लाइनें कितनी है? 433 लाइनों वाली ये पोइम है। इसमें टोटल कितने पार्ट है? तो 5 सेक्शन है इसमें। ठीक है, कितने हैं? और ये डेडिकेट किसको की गई है? तो इनके साथी पोइट थे जिनका नाम था एजरा पाउंड। तो ये जो पोइम है आपकी द वेस्टलैंड, ये किसको डेडिकेट है? एजरा पाउंड को ये समर्पित थी। द वेस्टलैंड पहले विश्व युद्ध के बाद के समय की निराशा और नफरत को बहुत ताकत से दिखाती है। इसके अंदर जो दिखाया गया है
कि द बेस्ट लैंड जो पोइम है ना इनके टीएस इलियट की एक्सप्रेस करती है पावर द डिसइल्यूजनमेंट एंड डिसगस्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। मतलब ये हुआ कि पहले विश्व युद्ध के बाद के समय की निराशा और नफरत को बहुत ताकत से बहुत ज्यादा तरीके से इसके अंदर, इस पोइम के अंदर, इस वर्क के अंदर दिखाई गई है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर पे बोला गया है द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल एंड द पोइट कैन नॉट रीच दिस इम्पर्सनैलिटी विदाउट सरेंडरिंग हिमसेल्फ होली टू द वर्क टू बी डन हु सेड। कला की भावना इम्पर्सनल होती है और कभी इस इम्पर्सनैलिटी तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह खुद को पूरी तरह से किए जाने वाले काम के लिए सरेंडर ना कर दे, यानी कि अपने काम के प्रति पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित ना कर दे। ये बात किसने कही? तो ये कहने वाले टीएस इलियट ही थे। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। मतलब ये था कि द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल, टीएस इलियट ने खुद ही कहा था। और ये जो स्टेटमेंट बोला गया था इनका एक ऐसे था द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें इन लाइनों को बोला गया है। कवि को पर्सनल फीलिंग छोड़ करके कवि आखिर इन लाइनों में क्या कह रहा है कि द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल। जो इमोशन ऑफ आर्ट होती है ना वो कैसी होनी चाहिए? इम्पर्सनल होनी चाहिए। मतलब कवि को अपनी पर्सनल फीलिंग छोड़ करके इम्पर्सनल होकर के लिखना चाहिए। कविता में आर्टिस्ट खुद को नहीं बल्कि आर्ट को महत्व देता है। जब भी आप कविता लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको खुद को महत्व देना, नहीं, अपनी कला को महत्व दो ना, अपनी आर्ट को महत्व दो। ठीक है, तो आसान भाषा में हम एक ही बात कहेंगे, पोइट के जो इमोशन है वो डायरेक्टली कभी नहीं होंगे, तो पोइम जो है वो कंट्रोल की जाएगी जब आप लिखोगे तो इम्पर्सनल एक्सप्रेशन के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे कहो तो थोड़ा सा हम इसमें समझा भी देते हैं। क्या बोला गया है यहां पे देखो, द इमोशन ऑफ आर्ट कैसी होती है? इम्पर्सनल होती है। एंड द पोइट कैन नॉट रीच हिज इम्पर्सनैलिटी विदाउट सरेंडरिंग हिमसेल्फ होली टू द वर्क टू बी डन इज सेड बाय टीएस इलियट। ये किसको द्वारा? टीएस इलियट के द्वारा ही कहा गया है कि कला की भावना इम्पर्सनल होती है और कभी खुद को पूरी तरह से किए जाने वाले काम के लिए सरेंडर किए बिना इस इम्पर्सनैलिटी तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, यह बात उन्होंने अपना एक निबंध था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट उसमें कहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनका कहां आता है? ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में आता है। अगला, इसी में इन्होंने एक और समझाया है। क्या समझाया? जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। टीएस इलियट एक पोइट है, एसेस्ट निबंधकार है, प्ले राइट है, नाटककार है, लिटरेरी क्रिटिक है और एडिटर है। इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए कब मिला था? 1948 में मिला था। ठीक है, ही इज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर एंड हाईली डिस्टिंग्विश्ड एज अ पोइट। बोला गया है कि वह आधुनिक साहित्य के दिग्गजों में से एक हैं और एक कवि के रूप में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। उनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध रचनाएं, मोस्ट फेमस वर्क इनकी कुछ दे रखे हैं। जस्ट कौन सा दे रखा है? बेस्टलैंड दे रखा है, बहुत वर्ल्ड फेमस हुआ था, 1922 में आया। मर्डर इन कैथेड्रल को पढ़ो, 1935 में आया है। फोर क्वार्टेट्स इनका बहुत फेमस है जो कि 1909 से 1935 तक लिखा गया। अगला और भी है, ठीक है, यहां पर दे नहीं रखे, कोई बात नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर पे बोला गया है कि हु हैज मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द माइंड ऑफ द पोइट इज द श्रेड ऑफ प्लेटिनम। बोला गया है कि यह बात किसने कही कि कवि का दिमाग प्लेटिनम का टुकड़ा है? तो ये टीएस इलियट ने ही बोला था कि जो कवि का दिमाग है वो क्या है? एक प्लेटिनम का टुकड़ा है। यानी कि हम कहां जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे। अच्छा, ये लाइन भी कहां आती है? इनका एक ऐसे था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसी में इन लाइन को बोला गया। प्लेटिनम एनालॉजी होती क्या है पहले समझ लो, प्लेटिनम का टुकड़ा क्यों बोला उन्होंने। ठीक है, इस चीज को समझो। प्लेटिनम एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि रिएक्शन कराता है लेकिन खुद चेंज नहीं होता है, तुमने देखा होगा। तो जो पोइट का माइंड है ना वो एकदम प्लेटिनम की तरह होना चाहिए। वह इमोशंस को कंबाइन तो करता है लेकिन खुद पर्सनल नहीं होता। आसान भाषा में हम कहें तो पोइट खुद को अलग रखकर इम्पर्सनल होकर कविता बनाता है। ठीक है, कविता को लिखता है। उसी सेंस में उन्होंने इस बात को कहा कि
जो है कवि का जो दिमाग है ना वो प्लेटिनम का टुकड़ा है। किसने? टीएस इलियट ने। कौन से हिस्से में? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में। यही बात इसमें बोली गई है। चलो फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं, नहीं तो आप कहोगे इतनी जल्दबाजी भी क्या है। ठीक है, ये क्या है? प्लेटिनम स्पोकन बाय टीएस इलियट, ये टीएस इलियट के द्वारा बोला गया है। अगला क्या है? ये लाइन आपको कहां मिलेगी? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में मिलेगी, जो कि सबसे पहली बार कब? ये जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये जो इनका एसे है, निबंध है, ये सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1919 में। और इसके बाद इसको इंक्लूड किया गया था द सेक्रेड वुड में 1920 में। ठीक है, नोटेबल वर्क टीएस इलियट के कुछ दे रखे हैं जिनको तुम्हें पढ़ करके जाना है अच्छे से। पहला है हमारा द लव सॉन्ग ऑफ जेल फेड ट्रूफ्राक 1915, द बेस्टलैंड 1922, द हॉलो मैन 1925, एस वेडनेसडे 1930, फोर क्वाड्रेट्स 1943, मर्डर इन कैथेड्रल 1935, कॉकटेल पार्टी 1949। ये इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको आपको। अब हम लोग बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया हु सेज द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। एक कलाकार की जो तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है, वो ऐसे ही नहीं मिलती है। इसके लिए उसको आत्म बलिदान देना पड़ता है, सेल्फ सैक्रिफाइस करना होता है लगातार। एक लगातार व्यक्तित्व का खत्म होना है, यानी कि एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। लगातार आप अपनी पर्सनालिटी को खत्म करते हो, तब कहीं जाकर के एक बेस्ट कलाकार बनते हो। ऐसी विचारधारा किसकी है? टीएस इलियट की है। कौन कहता है ये बात? हमारे टीएस इलियट जी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है। और किसमें कहा है? ये ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में टीएस इलियट का सबसे मशहूर वर्क तो रह ही रहा है, उसी में ये बात वो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि आर्टिस्ट को अपने जो पर्सनल ईगो है उसको खत्म करना पड़ता है, उसे पूरी तरीके से आर्ट के लिए, कला के लिए समर्पित होना पड़ता है। गुड पोइट्री आप तभी लिख पाओगे जब सेल्फ सैक्रिफाइस और पर्सनालिटी दोनों का लॉस होगा। ठीक है, तब कहीं जाकर के आप एक अच्छी पोइट्री लिख पाओगे। पोइट खुद नहीं बोलता, आर्ट खुद बोलती है, कला खुद बोलती है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने समझाई है। आगे मैं थोड़ा सा इसका डिटेल कर देता हूं। डिटेल में देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो टीएस इलियट का मोस्ट फेमस वर्क है। ठीक है, और उसी में उन्होंने इस बात को कहा है कि द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। एक कलाकार की तरक्की लगातार आत्म बलिदान है और पर्सनालिटी का लगातार खत्म होना है। आगे उन्होंने बोला है कि द ए से ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो 1919 में आया है। पहली बार इसको इगोइस्ट 1919 में पब्लिश कराया गया था। किसको? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को। किसमें सबसे पहली बार पब्लिश कराया गया था? इगोइस्ट में 1919 में। और इसके बाद यानी कि बाद में इलियट की पहली क्रिटिसिज्म बुक थी जिसका नाम था द सेक्रेड वुड। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट क्रिटिसिज्म बुक थी और उसका नाम था द सेक्रेड वुड। 1920 में इसको शामिल किया गया। ठीक है ना। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 13 नंबर पर बोला गया हु among the following critics considers criticism to be, क्या लिखा है? dissemination of ideas, unprejudiced and impartial effort to study and separate the best that is known and thought in the world। इनमें से कौन क्रिटिसिज्म को विचारों का फैलाव, दुनिया में जो सबसे अच्छा जाना और सोचा गया है उसे स्टडी करने और फैलाने की एक बिना किसी भेदभाव और निष्पक्ष कोशिश मानता है? कौन मानता है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये बोला गया है। ए ऑप्शन है। मैं जरा इसको थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाता हूं। जो क्रिटिसिज्म है ना, वो क्या है? बेस्ट आइडियाज को सीखना और फैलाना। क्वेश्चन में क्या बोला? इतना ही बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कहने का सेंस ये है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बेस्ट आइडियाज को सीखना और उनको फैलाना दुनिया भर में। किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। यानी कि ये विचार मैथ्यू अर्नोल्ड का है। क्रिटिसिज्म दुनिया में जो सबसे अच्छा सोचा और जाना गया उसे सीखना यानी कि स्टडी करना और उसको स्प्रेड यानी कि फैलाना। क्रिटिसिज्म को होना चाहिए डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ये महत्वपूर्ण पॉइंट है
बिना पक्षपात के होना चाहिए। यानी कि क्रिटिसिज्म का काम है गुड आइडियाज को पहचानना और लोगों तक पहुंचाना, यही क्रिटिसिज्म का मुख्य काम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैथ्यू आर्नोल्ड का स्टेटमेंट है। अब जरा इसे समझ लो कि इसमें बोला क्या गया है, बड़ा टफ लैंग्वेज में इसको बोला गया है कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है विक्टोरियन युग के एक ब्रिटिश कवि और क्रिटिक थे। ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं कि एक ब्रिटिश पोइट थे और क्रिटिक थे और विक्टोरियन एज यानी कि विक्टोरियन एरा के थे। ही डिफाइंस क्रिटिसिज्म, और उन्होंने क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया कि आ डिसइंटरेस्टेड endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world। दुनिया में जो सबसे अच्छा जाना और सोचा गया है उसे सीखने और फैलाने की बिना किसी स्वार्थ की कोशिश के तौर पर बताते हैं, ठीक है। 1847 में अर्नोल्ड बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी, और 1847 में अर्नोल्ड क्या बन गए थे, एक प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए थे। किसके, उनका नाम था हेनरी पेटी फिट्जमॉरिस लैंसडाउन के तीसरे मार्केस काउंसिल ऑफ लॉर्ड प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे, ठीक है। थर्ड क्या लिखा है, थर्ड मार्केस। उनके प्रमुख वर्क हैं, इसमें कुछ फेमस वर्क हैं, देखो क्या है, स्टेट रेबलर किसका है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है 1849 में। मेमोरियल वर्सेस 1850 में, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड का है। एम्पीडोकल ऑन एटना एंड अदर पोइम 1852, ये भी किसका है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है, एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोइम्स, जो कि 1852 में आई थी। अगला बोला गया है 14 नंबर पे कि I had seen worth and death, but had thought they were different. Their worth was hard and bitter agony for us, like death our death. The above mentioned line are taken from। मैंने जन्म और मृत्यु देखी है, लेकिन सोचा था वे अलग होंगी। जन्म अलग होगी और मृत्यु अलग होगी। उनका जन्म हमारे लिए कठिन और कड़वा दर्द था, जैसे मृत्यु हमारी मृत्यु। ऊपर की लाइनें, बताई गई लाइनें कहां से ली गई हैं, तो ध्यान बनाए रखना कहां से ली गई है, जर्नी ऑफ दी मैगी से। जर्नी ऑफ दी मैगी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1907 में आई थी जर्नी ऑफ दी मैगी। मैं इसको डिटेल करूंगा, लेकिन डिटेल करने से पहले मैं थोड़ा इसे समझा भी दूं। ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई हैं, जर्नी ऑफ दी मैगी से ली गई, ये बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। ये कविता जेसस के जन्म के बाद, यानी कि मैगी कौन होते हैं, ज्ञानी लोगों की यात्रा पर आधारित है, ठीक है। ज्ञानी लोग जो होते हैं उनकी यात्रा पर आधारित है। तो ये जो कविता है वो जेसस के जन्म के बाद ज्ञानी लोगों की यात्रा पर, ये पूरी की पूरी जर्नी ऑफ दी मैगी यहाँ पे वो खाने वाली मैगी नहीं है, 10 मिनट में खाओ बनाओ पकाओ, वो नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि जर्नी यहाँ पर ज्ञानी लोग हैं। इलियट, लेकिन इलियट इसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में दिखाते हैं। मेन आइडिया जो लिया गया है वो बर्थ यानी कि जन्म या नई शुरुआत, धर्म परिवर्तन का सिंबल है, और डेथ यानी कि पुरानी जिंदगी, मतलब नया जन्म बराबर पुरानी पहचान की मृत्यु, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बोला गया है एक्सप्लेनेशन में, जरा इसे समझ लो क्या बोला गया है। सरल सी भाषा में कहें तो ऊपर बताई गई लाइनें जर्नी ऑफ दी मैगी कविता से ली गई हैं, जो 1927 में टीएस इलियट द्वारा लिखी गई थी। और टीएस इलियट का जो जन्म है वो 1888 में और इनकी मृत्यु 1965 में हो जाती है, ठीक है। और इसमें टोटल लाइनें कितनी है जर्नी ऑफ दी मैगी में, 43 लाइनों की ये पोइम है, 1927 में लिखी गई टीएस इलियट के द्वारा। It is one of 5 poems that Eliot contributed a series of 38 pamphlets by several authors। बोला गया है कि ये उन 5 कविताओं में से एक है जो इलियट ने कई लेखकों को 38 पंपलेट की सीरीज के लिए लिखी थी। ये कविता एक मैगी के नजरिए की से यात्रा का ब्यौरा है। ये इलियट की अलग थलग रहने की लगातार थीम को उठाती है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर पर बोला गया है टीएस इलियट बेसलैंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक। टीएस इलियट की द बेसलैंड है वो किस कविता से प्रभावित है, तो फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस इससे प्रभावित है। कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। अब देखो जरा यहाँ पे आंसर में टीएस इलियट का द बेसलैंड है वो कब आया है, 1922 में आया है।
ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो जे बेटसन की एक पोएम थी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ये किसकी है? जे बेस्टन की, ठीक है, जो कि 1920 से, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, ध्यान बनाए रखना। जे बेस्टन फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, जो कि 1920 में आया। तो बेसलैंड किससे प्रभावित है, किससे इन्फ्लुएंस है, आपको पता लग गया होगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर पे बोला गया है कि दी बेसलैंड वाज पब्लिश्ड इन, ये जो बेसलैंड है वो कब पब्लिश हुई है? तो ये पब्लिश हुई है 1922 में। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जरा अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, क्या बोला गया है बेसलैंड में। द बेसलैंड टीएस इलियट की एक लंबी कविता है, सही बात है, एक लॉन्ग पोइम है, ठीक है, टीएस इलियट द्वारा लिखी गई है। सबसे पहली बार इसको डायल में पब्लिश कराया गया था, इन द डायल में। आफ्टर विच इट वाज पब्लिश्ड इन द बुक को फ्रॉम, और इसके बाद 1922 में बुक की फॉर्म के रूप में इसको पब्लिश किया गया। पहली बार डायल में छपी थी, जिसके बाद ये 1922 में किताब के रूप में पब्लिश किया गया। और इसमें टोटल ये जो पोइम है वो 5 सेक्शंस में बटी हुई है, 5 हिस्सों में। पहला सेक्शन इसका है द वॉरियल ऑफ द डेड, दूसरा है गेम ऑफ चेस, और तीसरा है फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर, और पांचवा व्हाट द थंडर सेड, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? फिफ्थ एंड लास्ट सेक्शन हो जाएगा। अगला 17 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। व्हाट द थंडर सेड कविता का एक हिस्सा है, कौन सी कविता का हिस्सा है? तो द बेस्टलैंड का है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, किसका हिस्सा है? बेसलैंड का। जरा समझो, बोला गया है द बेसलैंड क्या है? एक लॉन्ग पोइम है, टीएस इलियट द्वारा लिखी गई है। ये 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन इसका क्या है? पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा है फायर सरमन, चौथा है डेथ बाय वाटर, पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है कि ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टीएस इलियट डिड नॉट राइट। बोला गया है निम्नलिखित सूची में से उस नाटक को आपको खोजना है जिसे टीएस इलियट ने नहीं लिखा है। तो कौन सा नहीं लिखा है? देखो, कॉकटेल पार्टी टीएस इलियट की है, कॉकटेल, फैमिली रियूनियन ये भी इन्हीं की है, मर्डर इन कैथेड्रल ये भी इन्हीं की है, ये नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये इनका नहीं है, ठीक है। द एसेंट ऑफ F6 करके ये कुछ भी नहीं है इनका, ठीक है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है टीएस इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम, टीएस इलियट इंग्लैंड से माइग्रेट हुए, ठीक है, कहां से? यूएसए से। यानी कि पहले इनका जो जन्म हुआ था ना वो यूएसए में हुआ था, लेकिन 25 साल की उम्र में 1914 में ये कहां चले आए थे? इंग्लैंड चले आए थे। और 1927 में इनको क्या मिल गई थी? यहाँ की ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई थी, ठीक है। तो ये माइग्रेट कहां से हुए थे? यूएसए से हुए थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। बोला गया है टीएस इलियट का जो जन्म है वो कब होता है? 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में। ही इमिग्रेटेड टू इंग्लैंड इन 1940। बोला गया है टीएस इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में हुआ। वे 1914 में, लगभग उस समय इनकी उम्र 25 साल की रही होगी, इंग्लैंड चले गए और वहीं बस गए, वहीं काम किया और वहीं शादी कर ली, ठीक है। सेटलिंग देयर, वर्किंग देयर और मैरिंग देयर, ठीक है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। दो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, एक कौन सी लाइन से इसकी ओपनिंग होती है? तो इसकी ओपनिंग होती है लेट अस गो देन यू एंड आई, चलो फिर तुम और मैं, है ना। इसी लाइन से द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की शुरुआत होती है। इन लाइनों का मतलब है हमें कहीं घूमने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। देखो एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि लेट अस गो देन यू एंड आई, दिस लाइन मींस, इन लाइनों का मतलब है वी आर बीइंग इनवाइटेड ऑन अ ट्रिप समवेयर, हमें कहीं घूमने के लिए बुलाया जा रहा है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या बोला गया है इसमें। इसमें किसी को इनवाइट करना है लेकिन अंदर से वो हेजिटेट है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन।
यानी कि टीएस इलियट वाज बोर्न इन, टीएस इलियट का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म जो है वो 26 सितंबर 1888 को हुआ था, एक जगह थी सेंट लुइस मिसौरी जो कि यूएसए में है, ठीक है। अब हम साथ ही साथ यहीं पर आपको बता देते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो 4 जनवरी को हुई थी और सन थी 1965। 4 जनवरी 1965 को लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं एक गांव है ईस्ट कॉकर समरसेट में जहां इनको दफन कर दिया गया था, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई इनके जीने और मरने की। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये इंग्लैंड कब गए थे और वहां कब बस गए। तो ये इंग्लैंड 1914 में गए थे, ध्यान बनाए रखना। इन 1914 में जब ये इंग्लैंड गए तो उसके अगली साल एक विवियन हेवुड नाम की लड़की थी, उससे ये क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इनको इंग्लिश पोइट भी कहने लगते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न एज के सबसे प्रभावशाली कवियों में गिने जाते हैं। उनकी जो कविता है ना, कभी भी इनकी कविताओं को आप पढ़िएगा तो उसमें आधुनिक जीवन की थकान देखने को मिलेगी, निराशा और आध्यात्मिक खालीपन देखने को मिलेगा। तो यही सब चीजें आपको इसमें भी बताई गई हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है और इस एक्सप्लेनेशन में यही बात बोली गई है कि टीएस इलियट जो है वो मॉडर्न एज के सबसे महान अंग्रेजों और कवियों में से एक हैं। 20th सेंचुरी की अगर हम बात कर लें कि 20th सेंचुरी हैज शोन सच वर्सेटिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। अगर हम 20वीं सदी के किसी दूसरे इंग्लिश कवि ने इतनी वर्सेटिलिटी और ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई, उनकी कविता पतन और थकावट के खिलाफ बगावत का एक अजीब मिक्सर देखने को मिलता है। ये कम होती हैं, रोमांटिक परंपरा से पूरी तरह अलग होती हैं उनकी कविताएं, आप कभी भी देखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर पे क्या बोला है कि द क्रैब इमेज अपीयर्स इन द पोएम, यानी कि केकड़ा, क्रैब मीन्स क्या होता है, केकड़ा ही तो होता है। केकड़े की इमेज किस कविता में मिलती है, तो केकड़े की इमेज की अगर हम बात करें तो ये किस में मिलती है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें केकड़े की इमेज आपको नजर आएगी। यह अमेरिकन ब्रिटिश कवि टीएस इलियट की कविता है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, ठीक है। अब यह इमेज क्या दिखाती है आपको, इस इमेज को जब आप देखोगे तो मानव की झिझक और उसके अकेलेपन को दर्शाती है। प्रूफ्रॉग खुद को कमजोर और असहज महसूस करते हैं, जैसा कोई केकड़ा धीरे धीरे छिपकर चलता है, सेम इनके अंदर भी वही पर्सनालिटी थी, ठीक है। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग में इलियट ने एक जगह समुद्र के नीचे चलने वाले केकड़े यानी कि क्रैब की इमेज का प्रयोग किया है। तो हमारी कौन सी, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग नहीं दे रखा है, वही जो हमने बोला है, ठीक है। इनका जन्म 1888 में और मृत्यु 1965 में। चलो आगे 23 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है, बोला गया दी बेस्ट लैंड बाई टीएस इलियट इज अ पोएम। ये जो द बेस्ट लैंड है टीएस इलियट की कविता है, इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं, ये एक लॉन्ग पोइम है और लगभग यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, वैसे तो 433 और 434 लाइनें जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम 430 लाइंस पे जाएंगे और लगभग, ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि बेस्ट लैंड एक लंबी कविता है जिसमें कुल लगभग 430 लाइनें हैं, वैसे तो 433 और 434 ऑथेंटिक है, ठीक है। अगला इनके एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है कि बेस्ट लैंड इज अ लॉन्ग पोइम, ये एक लॉन्ग पोइम है, 430 लाइनें टीएस इलियट द्वारा लिखी गई है। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम ऑफ 20th सेंचुरी, और ये 20th सेंचुरी की एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है, यानी कि यह कविता मॉडर्न एज की सबसे महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है, ये मान लीजिए। इसमें युद्ध के बाद की दुनिया की बर्बादी, निराशा और आध्यात्मिक पतन को दिखाया गया है जब आप पूरी बेस्टलैंड को पढ़ोगे। इसमें कई भाषाओं और साहित्यिक रेफरेंसेस का प्रयोग किया है, इंडिया से भी, विद्यारण्यका उपनिषद से कई सारे शांति शांति, ठीक है, ये दत्ता, दया, ये जो शब्द उठाए गए हैं वो इंडिया से भी उठाए गए हैं। तो बहुत सारे आपको साहित्यिक रेफरेंसेस और कई सारी भाषाओं का यूज इस वर्क में आपको देखने को मिल जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग इज टेकन। बोला गया है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग का एपिग्राफ कहां से लिया गया है, तो इन्फर्नो से लिया गया है। इन्फर्नो यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्फर्नो क्या है, ये दांते की डिवाइन कॉमेडी का भाग है
इससे इस कविता का एपिग्राफ लिया गया है। कभी भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत कह देना कि दांते एलिग्री जो थे, एक राइटर थे, कवि थे, उनकी वर्क का नाम है इन्फर्नो और उसका कांटो नंबर 27, कांटो नंबर 27 से द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग का एपिग्राफ लिया गया है। एपिग्राफ का मतलब होता है कि कविता के शुरुआत में दिया गया एक कोटेशन टाइप का होता है जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका उपयोग इलियट ने इसलिए किया ताकि कविता का गंभीर और दार्शनिक माहौल बने। इसमें प्रूफ्राग की मानसिक स्थिति, बड़ी कंफ्यूजन, फियर और हेजिटेशन को समझाने में मदद मिलती है, इसलिए। ठीक है ना। तो जो बातें हमने बोली वही बातें आपकी यहां पर लिखी गई हैं, तो चाहो तो इसको एक बार को आप देख भी लो कि क्या लिखा गया है इसमें। प्रूफ्राग कविता का एपिग्राफ दांते के इन्फर्नो, कांटो नंबर कौन सा है? 27। देखो ये लिखा है दांते की इन्फर्नो और कांटो नंबर कौन सा है? 27। ठीक है, लाइन भी दे रखी है यहां पर 61 से लेकर के 66 तक का उठाया है इन्होंने। किसने? टीएस इलियट ने दांते के इन्फर्नो से एपिग्राफ बनाने के लिए द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग पोएम का। ठीक है ना। ये पोएम स्ट्रक्चर वाज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलियट्स एक्सटेंसिव reading of Dante Alighieri and make several references to the Bible and other literary work, including Shakespeare's play Henry IV Part 2, Twelfth Night and Hamlet। उन्होंने ये भी एक्स्ट्रा जानकारी दी है कि कविता का स्ट्रक्चर इलियट के दांते एलिग्री के बड़े पैमाने पर पढ़ने से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा प्रभावित थे उसको पढ़ के। इसमें बाइबल और बहुत सारी दूसरी साहित्यिक रचनाओं का भी कई सारे रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें शेक्सपियर का नाटक जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की बात कर लें, ट्वेल्थ नाइट की बात कर लें, हैमलेट की बात कर लें, ये सभी शामिल हैं और इन सभी से इन्होंने रेफरेंस लिया है। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक प्ले बाय टीएस एलियट, यानी कि इनमें से कौन सा टीएस एलियट का पोएटिक प्ले नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? इनमें से एक भी पोएटिक प्ले नहीं है। तो हम कहां जाएंगे जब एक भी इनका पोएटिक प्ले इसमें नहीं है? तो किस पे जाएंगे? नन। नन वाला ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल डी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। क्योंकि अब देखो जरा इसमें डिटेल भी आप देख सकते हो कि क्यों पोएटिक प्ले नहीं है टीएस एलियट का। ठीक है। टीएस एलियट के कई पोएटिक ड्रामाज हैं, काव्य नाटक लिखे हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में से एक भी नाटक इनका पोएटिक प्ले नहीं है। इनके प्रमुख काव्य नाटक कौन से हैं? जैसे स्वेनी अगोनिस्ट, मर्डर इन कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एल्डर स्टेटमेंट्स। इसीलिए इसमें से कोई प्ले नहीं है। इनमें जो मर्डर इन कैथेड्रल सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। ठीक है तो इन्हीं के ये सब, लेकिन इनमें से पोएटिक प्ले नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वही बात बोली गई है। क्या बोला गया है? ऑल ऑफ देम आर पोएटिक प्ले आर रोड सम 7 पोएटिक प्लेज विच आर, ये सभी हमारे पोएटिक प्लेज हैं, जैसे स्वेनी एगोनिस्ट, द रॉक, मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एल्डर स्टेट्समैन। और इन सभी में मर्डर इन कैथेड्रल जो है वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है इसकी लैंग्वेज, क्योंकि उसमें तो यूथ में तो नन ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक प्ले बाय टीएस इलियट। इनमें से कौन सा टीएस इलियट का काव्य नाटक नहीं है? ये तो सभी हैं, क्योंकि टीएस इलियट ने, जो मैंने पढ़ रखा है, तो टीएस इलियट ने कुछ 7 पोएटिक प्ले लिखे हैं, जिसमें स्वेनी अगोनिस्ट भी है, दी रॉक है, मर्डर इन कैथेड्रल है, फैमिली रियूनियन है, कॉकटेल पार्टी है, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, एल्डर स्टेट्समैन है। ये 7 इन्होंने पोएटिक प्ले लिखे थे। तो उनमें तो स्वेनी अगोनिस्ट ये भी पोएटिक प्ले है इनका, मर्डर इन कैथेड्रल ये भी, फैमिली रियूनियन ये सभी पोएटिक प्ले हैं, तो नन क्यों हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ देम कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ऑल ऑफ देम, ये नन नहीं होगा, सब होंगे, सभी इनके ये पोएटिक प्ले हैं। देखो नीचे एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेनेशन इसका सही दे रखा है, दे रखा है कि ऑल ऑफ देम आर पोएटिक प्लेज, ये सभी इनके पोएटिक प्लेज हैं और इन्होंने कुल 7 पोएटिक प्ले लिखे हैं, जो कि कौन कौन से हैं, 7 के नाम ये इस तरीके से इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सुधार लेना और अपनी बुक में भी सुधार लेना। ठीक है, ऑल ऑफ देम कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
अगला क्वेश्चन है देखो, द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, बहुत फेमस एसे है टीएस इलियट का। इसके लेखक कौन है? टीएस इलियट है, जो कि बहुत फेमस है। और इसी में उन्होंने बताया है कि साहित्य में ट्रेडिशन, परंपरा बहुत जरूरी है। नया लेखक पुराने साहित्य से जुड़कर ही महान बनता है। और उन्होंने इम्पर्सनैलिटी थ्योरी भी दी थी, यानी कि कभी अपनी भावनाओं से अलग रहकर लिखता है, हमेशा अपनी भावनाओं को मिक्स नहीं करता है उसमें। ठीक है, तो इम्पर्सनल थ्योरी जो है वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ही टीएस इलियट के द्वारा दी गई है। इसका एक्सप्लेनेशन कोई खास दे नहीं रखा है, बस ये दे रखा है कि ये जो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट है वो टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। टीएस इलियट कौन है? एक पोइट भी हैं, निबंधकार भी हैं और क्रिटिक यानी कि आलोचक भी हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाय टीएस इलियट इज। बोला गया है कि टीएस इलियट ने किस नाटक को आर्टिस्टिक फेलियर कहा? तो हैमलेट को इन्होंने कहा था आर्टिस्टिक फेलियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है हैमलेट, उसको टीएस इलियट ने क्या बोला? आर्टिस्टिक फेलियर बोला। कारण क्या था? इलियट के अनुसार हैमलेट के इमोशंस यानी कि भावनाएं ठीक से व्यक्त नहीं हो पाई थी। जो हैमलेट प्ले में हैमलेट था वो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने इसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी बताया, यानी कि भावना को सही ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से नहीं जोड़ा गया। और इस वजह से जो है टीएस इलियट ने विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट को जो है आर्टिस्टिक फेलियर बोल दिया। ठीक है ना, यही बात यहां पर बोली गई है, तो हम दोबारा इसको नहीं जाएंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर में क्वेश्चन बोला गया, हु कॉल्ड द बेसलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। बेसलैंड में म्यूजिक ऑफ आइडियाज यानी कि जो द वेस्टलैंड है टीएस इलियट का, इसको म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने बोला? तो आइए रिचर्ड्स के द्वारा बोला गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आइए रिचर्ड्स ने बेसलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा, विचारों का संगीत है ना म्यूजिक ऑफ आइडियाज। यह कविता केवल कहानी नहीं बल्कि इसमें विचार, प्रतीक और भावनाएं मिलकर संगीत जैसा प्रभाव बनाते हैं, इसीलिए आइए रिचर्ड्स ने इसको म्यूजिक ऑफ आइडियाज बोला। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने बेसलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज बोला, तो आइए रिचर्ड्स ने। अगला क्वेश्चन, बेसलैंड कब आया है? तो बेसलैंड जो है वो 1922 में आया है। इसमें 5 सेक्शन थे, वो पांचों सेक्शन ध्यान बनाए रखोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय इलियट। इनमें से कौन सा इलियट का ड्रामा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मर्डर इन कैथेड्रल टीएस इलियट का है, मर्डर इन कैथेड्रल जो 1935 में आया। ठीक है, द फैमिली रियूनियन ये भी 1939 में आया, टीएस इलियट का है। अगला डी को देख लेते हैं, कॉकटेल पार्टी, ये भी टीएस इलियट का है, कॉकटेल पार्टी है ना, 1949 में ये आया है। तो कौन सा? एस वेडनेसडे नहीं है। कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि इन चारों में से टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया ड्रामा कौन सा नहीं है? एस वेडनेसडे। लेकिन तो ये किसकी है तो इन्हीं की, ध्यान बनाए रखना, गलती नहीं करना। एस वेडनेसडे टीएस इलियट की है, लेकिन ये ड्रामा नहीं है, ये क्या है? एक पोइट्री है, पोइम है। ठीक है, और एक लंबी पोइम है एस वेडनेसडे। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, जो कि 1930 में आई थी एस वेडनेसडे। ठीक है, और ये क्या है? पोइट्री है, ड्रामा नहीं है। जबकि पूछा ये गया ड्रामा, कौन सा ड्रामा नहीं है? तो ए ऑप्शन पर जाएंगे। क्या बोला? चारों ही किसकी हैं? ये चारों किसकी हैं? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, ये चारों के चारों वर्ग किसके हैं? टीएस इलियट के हैं। लेकिन नीचे के तीनों क्या है? ड्रामा है। बट ऊपर का एस वेडनेसडे पोइट्री है, जो कि कब आई थी? 1930 में आई थी। और इसीलिए यही ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हमारी कहां लिखी है? एक्सप्लेनेशन में लिखी है, आप चाहो तो देख लो। एस वेडनेसडे फर्स्ट लॉन्ग पोइम है टीएस इलियट की, जिसको 1927 के कन्वर्सेशन टू एंग्लिकनिज्म पर लिखा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान बनाए रखना, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगला अगर हम बात करें, मर्डर इन कैथेड्रल जो है ये इनका प्ले है, 1935 में आया है। फैमिली रियूनियन ये भी इनका प्ले है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, 1934 में आया है। कॉकटेल पार्टी 1959 में आई है, और ये भी इनका प्ले है टीएस इलियट का। ठीक है, तो फैमिली रियूनियन 34, हाँ 1939 में आई थी ये तो।
ठीक, ये सही कर लेना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखो हु हैज रिटेन द बुक द आर्ट ऑफ टीएस इलियट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से, यानी कि द आर्ट ऑफ टीएस इलियट नामक किताब किसने लिखी, तो किसने लिखी है, हेलन गार्डनर के द्वारा, हेलन गार्डनर, बी ऑप्शन हो जाएगा। द आर्ट ऑफ टीएस इलियट बुक किसने लिखी, हेलन गार्डनर ने। ठीक है, ये देखो, और ये हेलन गार्डनर ने कब पब्लिश कराई थी, 1950 में। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि भेनबाज टीएस इलियट बॉर्न, टीएस इलियट का जन्म कब हुआ था, तो 1888 को इनका जन्म हुआ था, 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में। इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को लंदन में हो गई थी और इनको ईस्ट कॉकर समरसेट में दफनाया गया था। ईस्ट कॉकर क्या था, एक गांव का नाम था जो कि समरसेट में है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 32 नंबर पे बोला गया है कि विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट्स द बेस्ट लैंड। फिर से आ गया टीएस इलियट का जो बेस्ट लैंड है उसका पहला सेक्शन का नाम पूछा है, तो पहले सेक्शन का नाम क्या है, आप बता दीजिए। ए ऑप्शन हो जाएगा द ब्यूरियल ऑफ द डेड। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा द ब्यूरियल ऑफ द डेड। अब यहां पर देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन है, बोला गया है कि देयर आर 5 सेक्शंस, यानी कि बेस्टलैंड में टोटल कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन में ये पोएम डिवाइड है। पहला सेक्शन का नाम है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, दूसरे सेक्शन का नाम है गेम ऑफ चेस, तीसरे सेक्शन का नाम है फायर सरमन, चौथा हमारा डेथ बाय वाटर और पांचवा हमारा वॉट द थंडर सेड। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच क्रिटिकल ए से डिड इलियट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, ये वाला है कि द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल्स अ मैन टू राइट नॉट मेयरली with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer has the simultaneous existence and composes a simultaneous order। ठीक है, ये जो है किसमें कही, यानी कि इलियट ने एक क्रिटिकल ऐसे था जिसमें ये बात कही थी कि हिस्टोरिकल सेंस एक आदमी को ना सिर्फ अपनी पीढ़ी के साथ लिखने के लिए मजबूर करता है, बल्कि इस एहसास के साथ कि होमर से लेकर यूरोप का पूरा लिटरेचर एक साथ मौजूद है और एक साथ ऑर्डर बनाता है। तो ये बात, 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में इस कमेंट को टीएस इलियट ने कहा था। ठीक है, अब जरा इसको इसको और सरल कहें तो इतना याद रखना कि हिस्टोरिकल सेंस वाली बात टीएस इलियट ने किस एसे में कही थी, तो हिस्टोरिकल सेंस वाली बात टीएस इलियट ने किस एसे में कही, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में कही थी। ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, ऐसे याद कर लो। ठीक, ज्यादा पूरा लंबा कमेंट याद ना कर पाया करो तो ऐसे करके याद कर लिया करो। ठीक है, लेखक को केवल अपने समय के लिए नहीं लिखना चाहिए बल्कि उसे होमर से लेकर पूरी यूरोपियन लिटरेचर ट्रेडिशन को समझ करके लिखना चाहिए, यानी कि इलियट के अनुसार पास्ट प्लस प्रेजेंट बराबर ट्रू लिटरेचर होगी। ठीक है, अगर आप अपने पास्ट को भी देखते हो फिर प्रेजेंट में उसको अप्लाई करते हो तो आप एक सच्चे साहित्य को लिख पाओगे, एक अच्छे साहित्य को लिख पाओगे। ये उनके कहने का मतलब था, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बोला गया है, बोला गया है इलियट मेक दिस स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट कहां दिया है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में दिया है। और ये ऐसे सबसे पहली बार इगोइस्ट पत्रिका जो कि 1919 में आई है उसमें इसको पब्लिश कराया गया, और इसके बाद इसको जो है दी फर्स्ट बुक या इलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म की इनकी पहली बुक थी इलियट की, दी सैक्रेड वुड 1920, उसमें भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर का क्या है, 34 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा इलियट का कैरेक्टर सबसे अलग है, तो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग का जो कैरेक्टर था वो इन सबसे अलग है। ठीक है, किनसे सबसे अलग है, जरा देखो 34 में तो यही बात तो बोली गई है कि मैकेबिटी, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, सोइनी या ब्लेस्टियन, इन सबसे कैसे अलग है। ठीक है, तो
जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इलियट की कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक का एक किरदार है। अपनी शारीरिक और दिमागी सुस्ती और अपनी जिंदगी में खोए मौकों और आध्यात्मिक तरक्की की कमी पर दुख जताता है। उसे अधूरी जिस्मानी प्यार की यादें सताती रहती हैं और इस वजह से ये जो कैरेक्टर है ना वो सबसे अलग हो जाता है। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। मतलब क्या रहा जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में कि ये जो कैरेक्टर है वो मॉडर्न मैन का प्रतीक है। जो आधुनिक आदमी होता है उसका एकदम सिंबल है। बिल्कुल जैसे इस समय नहीं कंफ्यूज रहना, तो ये भी प्रूफॉक भी एकदम कंफ्यूज रहता था। हेजिटेट, निर्णय निर्णय नहीं ले पाना। आज की डेट में देखो युवावस्था अपना निर्णय नहीं ले पाते ज्यादातर। सेल्फ डाउट यानी कि बहुत ज्यादा डाउट से संदेहों से भरा हुआ। तो ये सब क्वालिटीज किसके अंदर थी? प्रूफॉक के अंदर थी। अच्छा, प्रूफॉक के अंदर ऐसा लगता है जैसे टीएस इलियट ने अपनी क्वालिटीज भर दी हो, क्योंकि टीएस इलियट के अंदर भी तो ये बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, हेजिटेट रहना, सेल्फ डाउट से भरे हुए रहना, ये सब टीएस इलियट के अंदर भी था। तो वही चीज इन्होंने कहा प्रूफॉक कैरेक्टर के अंदर डाल दी। ठीक है, बाकी कैरेक्टर जो है वो इतने साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि प्रूफॉक है, और इसलिए प्रूफॉक को सबसे ज्यादा अलग माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर पे? 35 नंबर पे बोला गया है कि criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? ये किसने कहा? तो ये कहने वाला कौन व्यक्ति था कि आलोचना को हमेशा एक मकसद को ध्यान में रखकर बताना चाहिए। जब भी आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो उसका एक मकसद जरूर अपने ध्यान में रखो, तब उसकी आलोचना करो। इसका काम साहित्य की समझ और आनंद को बढ़ावा देना है। ये किसने कहा? ये कहने वाले थे टीएस इलियट। ठीक है, किसने कहा? टीएस इलियट ने ही ये बात कही। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि क्रिटिसिज्म जो आलोचना को हमेशा एक मकसद को ध्यान में रखकर बताना चाहिए, साहित्य का आनंद नहीं। ठीक, साहित्य का आनंद इसी में है। ये लाइनें टीएस इलियट के द्वारा बोली गई। अब क्रिटिसिज्म का काम ही यही होता है लिटरेचर को समझने में मदद करना और उसका आनंद यानी कि उसके इंजॉयमेंट को बढ़ाना, तभी उसको क्रिटिसिज्म कहेंगे। यानी कि आलोचना सिर्फ किसी के दोष निकालना नहीं बल्कि उसके एप्रिसिएशन को बढ़ाना होता है, ऐसा मानते थे कौन? टीएस इलियट। इसीलिए उन्होंने कहा क्रिटिसिज्म एनहेंस करती है अंडरस्टैंडिंग को और इंजॉयमेंट को। क्रिटिसिज्म एनहेंस बढ़ावा देती है अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि आपकी समझ को, लिटरेचर को समझने में मदद करती है और उसके आनंद को बढ़ाती है और उसके इंजॉयमेंट को भी एनहेंस करती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर पे कि विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टीएस इलियट्स द बेस्टलैंड? बेस्टलैंड के 5 सेक्शंस में से कौन सा नहीं है? अब देखो 5 सेक्शन आपको अगर याद होंगे तो तुरंत कह दोगे हॉलो मैन नहीं है, बाकी ब्यूरियल ऑफ द डेड इनका है। ठीक है, गेम ऑफ द चेस ये भी है, द फायर सरमन ये भी है। हॉलो मैन नहीं है, ये इनकी पोइम है टीएस इलियट की। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन यही एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, बोला है कि हॉलो मैन क्या है? ये इनकी फेमस पोइम है। किसकी है? टीएस इलियट की। बेस्टलैंड रिटेन, ये बेस्टलैंड कब लिखा गया? 1922 में। एक इंपॉर्टेंट वर्क है इन द हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी एज लिरिकल बैलड वाज इन द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी। देखो बड़ी बात कह दी, इसको तुलनात्मक थोड़ा बताया गया है इसमें कि द हॉलो मैन टीएस इलियट की एक मशहूर कविता है, जबकि 1922 में लिखी गई बेस्टलैंड 20th सेंचुरी के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। जैसे लिरिकल बैलड की अगर हम बात करें तो वो 19th सदी की सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, ठीक उसी तरीके से अगर 20th सेंचुरी में हम बात करें तो बेस्टलैंड है। 19th सेंचुरी में लिरिकल बैलड विलियम वर्ड्सवर्थ के और 20th सेंचुरी में टीएस इलियट का द बेस्टलैंड। ठीक है, अब आगे देखो क्या, द पोएम प्रोग्रेसेस रादर एब्रुप्टली थ्रू 5 मूवमेंट एज फॉलोज। अब इसके 5 सेक्शन है, वो पांचों सेक्शन कौन कौन से हैं यहां पर आप पढ़ लीजिएगा। पहला सेक्शन हमारा क्या है? द वरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये 5 इसके सेक्शन हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बाय प्रोपाउंडेड बाय। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो टीएस इलियट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट जो है दिया गया। किसके द्वारा? टीएस इलियट के द्वारा। अब यहां पर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, समझ लो। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ टर्म
ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था? टीएस इलियट के द्वारा। और कौन से ऐसे में इसको इंट्रोड्यूस कराया? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो कि 1919 में लिखा गया था ये ऐसे, उसी में इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया टीएस इलियट के द्वारा। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। क्या बताया? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया? टीएस इलियट ने दिया। टीएस इलियट ने एक कॉन्सेप्ट अपने ए से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया। इमोशन को सीधे ना बता करके ऐसे ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या इवेंट्स के माध्यम से दिखाओ जिससे वही इमोशन खुद महसूस हो, उसी को उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोला। यानी कि सैडनेस बताने के बजाय बारिश, अंधेरा, अकेलापन ये दिखाओ, तो यही क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। बातें इतनी समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे हम लोग मूव करते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब बाय टीएस इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। किस नाटक को टीएस इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा? तो हैमलेट को कहा। टीएस इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला। इलियट के अनुसार हैमलेट की भावनाएं सही तरीके से व्यक्त नहीं हुई, यानी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की इसमें कमी रही, इसीलिए उन्होंने इसकी आलोचना की और बोल दिया कि विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है इसमें ये जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर है। किसके अनुसार? टीएस इलियट के अनुसार। ठीक है, क्योंकि इसमें हैमलेट की भावनाएं जो है वो सही तरीके से कोरिलेट नहीं हो पाई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यही बात इसमें बोली गई है, इसके एक्सप्लेनेशन में भी कहीं कुछ अलग नहीं बोला है। तो आपको बहुत ज्यादा कहो तो चलो मैं कर ही देता हूं, नहीं तुम कहोगे कि मैं छोड़ रहा हूं। वीडियो बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, लंबे होते हैं उससे आप चिंतित ना हुआ करो, लेकिन एक बार में अगर समझ आ गए तो आप जल्दी भूलोगे नहीं। रटने की बजाय समझने पर ज्यादा ध्यान दो। टीएस इलियट हैमलेट को एक कलात्मक विफलता बोलते हैं, यानी कि आर्टिस्टिक फेलियर बोल देते हैं इसको। इलियट के अनुसार हैमलेट जो है वो साहित्य में मोनालिसा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसको बोला गया है? विलियम शेक्सपियर के हैमलेट को बोला गया है। अ वर्क that is interesting but not a work of art. It means the writer is unable to objectify the emotions. तो ये मोनालिसा है, एक ऐसा वर्क जो बहुत ज्यादा दिलचस्प तो है, इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसमें कलात्मकता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेखक भावनाओं को वस्तु के रूप में नहीं दिखा पाया। ठीक है ना। 39 नंबर पे देखो क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोइम ऑफ इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्क। यानी कि इनमें कौन सी इलियट की पहली प्रकाशित कविता की पहली कविता है? तो सी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। कहां पर जाएंगे हम लोग? सी पर जाएंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। जरा समझो इसमें क्या बोला गया है कि टीएस इलियट का जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है, पहली बार जून 1915 में एक पोएट्री थी, अ मैगजीन ऑफ वर्क। ठीक है, उसमें एजरा पाउंड के कहने पर इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, तो अब भूलना नहीं है आपको, इलियट की पहली प्रसिद्ध प्रकाशित कविता कौन सी है? तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है, और ये 1915 में पब्लिश हुई। इसे पब्लिश कराने में एजरा पाउंड की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। यही इलियट की पहली मेजर कविता भी मानी जाती है। 40 नंबर का क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको ये वाला ध्यान बनाए रखना। द माइंड ऑफ द पोइट इज द थ्रेड ऑफ प्लेटिनम। ये हम पिछले भी बता चुके हैं। एक क्रिस्टल होता है, प्लेटिनम वाली एनालॉजी किस ऐसे में है? तो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट में है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है, इसमें टीएस इलियट ने एक केमिस्ट एनालॉजी दी है। ठीक है, केमिस्ट एनालॉजी किस तरीके से दी है कि जो कवि का दिमाग होता ना, वो प्लेटिनम कैटलिस्ट जैसा होता है, वह भावनाओं को मिलाता है पर खुद चेंज नहीं होता, यानी कि यही इम्पर्सनैलिटी थ्योरी है। ठीक है, तो इसी चीज को इन्होंने बड़े डिटेल से बताया है 40 नंबर पे। तो एनालॉजी कैटलिस्ट की थी। जब पहले बताएगी दो गैसें प्लेटिनम के फिलामेंट की मौजूदगी में मिलती हैं, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं अब इसको। ठीक है, द एनालॉजी was that of the catalyst when the two gases previously mentioned are mixed in the pressure of the filament of platinum, they form sulfurous acid. This acid contains no trace of platinum and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the
श्रेड ऑफ प्लेटिनम। यही बात है, जरा प्यार से समझो ये थ्योरी। बोला गया है कि जब पहले बताई गई दो गैसें एक प्लेटिनम के फिलामेंट की मौजूदगी में मिलती हैं, मान लो कोई दो गैसें हैं और वो प्लेटिनम के फिलामेंट की मौजूदगी में मिलाई जाती हैं, तो वे सल्फ्यूरस एसिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इस एसिड में प्लेटिनम का कोई निशान नहीं होता। जब आप देखोगे जो बनकर के तैयार होता है उसमें प्लेटिनम का कहीं कोई निशान नहीं, और प्लेटिनम खुद भी साफ तौर पर बिना असर के रहता है, इनर्ट, एकदम न्यूट्रल और बिना बदले रहता है। यानी कि कवि का दिमाग भी एक प्लेटिनम का टुकड़ा होता है। ऊपर दी गई लाइनें टीएस इलियट के किस निबंध से ली गई हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये ऊपर जो ली गई लाइनें हैं वो कौन से एसे से ली गई हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से इन लाइनों को लिया गया है। और जो टीएस इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है ये 1919 में आया है। ठीक है, इस ये निबंध जो है वो सबसे पहले द इगोइस्ट में पब्लिश हुआ था। यहां से देखो, सबसे पहले किस में पब्लिश हुआ था? ये द इगोइस्ट में पब्लिश हुआ था, और लेटर इन इलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सेक्रेड वुड 1920, और बाद में इलियट की पहली क्रिटिसिज्म बुक थी द सेक्रेड वुड 1920 में इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है ना, पहले इगोइस्ट में, इसके बाद द सेक्रेड वुड में। इगोइस्ट में जब आया था तो 1919 में आया था, और सेक्रेड वुड में जब ये आया था 1920 में आया था। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है टीएस इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ। टीएस इलियट ने खुद को घोषित किया, डिक्लेयर किया, तो क्या घोषित किया था इन्होंने? कैथोलिक घोषित किया था, रॉयलिस्ट पूरा था ना कि क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन, तो कैथोलिक घोषित किया था खुद को, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। टीएस इलियट आइडेंटिफाइड एज एंग्लो कैथोलिक प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ, यानी कि टीएस इलियट ने खुद को एंग्लो कैथोलिक के रूप में प्रोक्लेम किया, पहचाना, यानी कि डिक्लेयर किया। उन्होंने खुद को क्या बोला? क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, मतलब साहित्य में क्लासिसिस्ट, राजनीति में रॉयलिस्ट और धर्म में एंग्लो कैथोलिक जो है वो घोषित किया खुद को। मतलब ये रहा था कि कैथोलिक एक एंग्लो कैथोलिक ही होते हैं, तो लिटरेचर में क्लासिसिस्ट, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट, रिलीजियन में एंग्लो कैथोलिक, तो कौन सा ऑप्शन एंग्लो कैथोलिक वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर पे क्वेश्चन हमारा क्या है? 42 नंबर पे बोला गया है कि हु सेड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। कविता भावनाओं को मुक्त करना नहीं बल्कि भावनाओं से बचना है, तो ये टीएस इलियट के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। अब देखो क्या कहते हैं टीएस इलियट इसमें, वो बोलते हैं कि ये जो लाइन है टीएस इलियट की, थ्योरी इम्पर्सनल थ्योरी कहलाती है। ही कंट्राडिक्टेड बसवर्थ थ्योरी द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इम्पर्सनल पोएट्री थोड़ा सा अलग तरीके से समझो। इसमें समझना क्या है ये कि टीएस इलियट ने इम्पर्सनल पोएट्री के सिद्धांत को समझाती है ये लाइन। ठीक है, कि कविता भावनाओं को मुक्त करना नहीं बल्कि भावनाओं से बचना है। उन्होंने विलियम बसवर्थ का एक सिद्धांत था, विलियम बसवर्थ ने भी एक पोएट्री की डेफिनेशन दी थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, और इस सिद्धांत का टीएस इलियट ने खंडन किया। ठीक है, बातें समझ में आ गई? मतलब क्या था टीएस इलियट का कि जो पोएट्री होती है वो इमोशन से एस्केप, ना कि एक्सप्रेशन से। ठीक है, फिर उन्होंने एक और इम्पर्सनल थ्योरी में यही बात बोली थी, और उन्होंने बताया कि विलियम बसवर्थ का जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन वाली थ्योरी है ये उस थ्योरी के विरोध में है। ये दोनों एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी थी, अपोजिट थी। ठीक है, टीएस इलियट की थ्योरी और उधर विलियम बसवर्थ की थ्योरी। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है in the family reunion by T.S. Eliot, Harry is mentally disturbed because he,
हैरी मेंटली डिस्टर्ब क्यों है? हैरी जो है ये कौन से प्ले का नाटक है? दो दी फैमिली रीयूनियन का है, ध्यान बनाए रखना। और हैरी सोचता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। ठीक है, तो मेंटली डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि वो सोचता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। अब पहले एक्सप्लेनेशन से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। ये जो हैरी नाम का कैरेक्टर है वो दी फैमिली रियूनियन में है और ये गिल्ट से बहुत ज्यादा परेशान है हैरी। उसे लगता है कि उसने अपनी पत्नी को शिप से गिरा दिया है और उसको मार दिया है। ये गिल्ट और जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट प्ले का मुख्य थीम कह सकते हो कि साइकोलॉजिकली ये हैरी इस प्ले में बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में यही बात बोली गई है कि ये जो दी फैमिली रीयूनियन है वो किसके द्वारा लिखी गई? टी एस इलियट के द्वारा। हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, हैरी जो है वो मेंटली परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। बिकॉज ही थिंक्स, वो सोचता है ही हैज किल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। He is haunted by the belief that he pushed his wife off ship and he felt guilty in the play. और उसे इस बात का डर है कि उसने अपनी पत्नी को शिप से, जहाज से धक्का दे दिया है। प्ले में उसे गिल्ट महसूस होता रहता है इसी बात को सोच करके। 44 नंबर का क्वेश्चन है, टी एस इलियट गॉट द नोबेल प्राइज इन। टी एस इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1948 में इनको दिया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1948। देखो, टी एस इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला। उन्हें आज की पोएट्री में उनके शानदार पायनियर कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि विच फ्रेज इज नॉट क्वाइंड बाय टी एस इलियट, यानी कि कौन सी फ्रेज टी एस इलियट ने क्वाइन नहीं की, नहीं बनाया। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों जो है टी एस इलियट की हैं। लेकिन जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ये किसका है? जॉन कीट के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। फिर से रिपीट कर दो, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया है? जॉन कीट ने। ठीक है, और बाकी सब किसने दिए हैं? टी एस इलियट ने। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो बात हमने अभी समझाई है भाई एक्सप्लेनेशन में है तो इसे छोड़ दो। 46 नंबर पे क्या है हमारा? बोला गया है कि टी एस इलियट प्रोपाउंड द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इन। टी एस इलियट ने प्रोपाउंड किया इम्पर्सनल थ्योरी को, किसमें? यानी कि टी एस इलियट ने कविता की इम्पर्सनल थ्योरी को किस किताब में पेश किया? तो कौन सी किताब थी? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन पर पहुंचते हैं। टी एस इलियट प्रोपाउंड्स द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, और टी एस इलियट ने इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री जो दी है वो कौन से एसे में दी है? उनके एसे का नाम था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और इसको कब पब्लिश कराया गया? इस एसे को, इस निबंध को टी एस इलियट के द्वारा 1919 में। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार पोइट्री शुड बी इसेंशियली इम्पर्सनल, यानी कि इलियट के अनुसार कविता असल में इम्पर्सनल होनी चाहिए, वो कभी भी वो पर्सनल ना हो। कविता में कभी भी जो पोइट होता है उस पोइट की पर्सनल फीलिंग नहीं दिखनी चाहिए। कविता ऑब्जेक्टिव और हमेशा इम्पर्सनल होनी चाहिए, ऐसा मानना था टी एस इलियट का। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? बोला गया है कि इज द क्रूलेस्ट मंथ इन द बेस्टलैंड, बेस्टलैंड में सबसे क्रूर महीना कौन सा है? तो अप्रैल को बताया गया है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये ओपनिंग लाइन है बेस्टलैंड की, ध्यान बनाए रखना। 48 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है द बेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, बेस्टलैंड किसको समर्पित है, किसको डेडिकेट की गई है? तो एजरा पाउंड को इसको डेडिकेट किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब जरा इसमें आप देख लो, इसके एक्सप्लेनेशन में बेसलैंड क्या है? एक लॉन्ग पोइम है, टी एस इलियट द्वारा लिखी गई है और 1922 में इसको पब्लिश कराया गया। इसमें टोटल 5 सेक्शन थे। इस पोइम को डेडिकेट किया एजरा पाउंड के लिए। ठीक है, और एलियट ने उन्हें इल मिगलियर फेब्रो यानी कि द बेटर क्राफ्ट्समैन कहा।
ठीक है, पाउंड ने इस कविता को इलियड यानी कि जो एजरा पाउंड थे उन्होंने इलियड की मदद की इस कविता को एडिट करने में। ठीक है, इसीलिए टीएस इलियड ने इस कविता को डेडिकेट कर दिया किसको, एजरा पाउंड को। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन द बेसलैंड, इनमें से कौन सा बेसलैंड का सिंबल नहीं है। तो देखो, पैक अ टेरेट गार्ड ये बेसलैंड में दिखाया जाता, फायर भी है, वाटर भी है, हाउसेस नहीं दिखाए जाते, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा, डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बेसलैंड के प्रमुख सिंबल टैरट कार्ड है, फायर है, वाटर है, लेकिन हाउस जो है वो सिंबल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 50 नंबर पे बोला गया है कि विच इंडियन लैंग्वेज प्लेज अ पार्ट इन द बेस्टलैंड, द बेस्टलैंड में कौन सी भारतीय भाषा है, तो संस्कृत, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बोला गया है कि कविता के अंत में संस्कृत के शब्द आते हैं, शांति शांति शांति, ये शांति यानी कि पीस का प्रतीक है। ठीक है, इसमें ईस्टर्न फिलॉसफी का प्रभाव दिखता है, ईस्टर्न जो ईस्टर्न फिलॉसफी नहीं है आपकी, पूर्वी दार्शनिकता का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वो पश्चिमी देश हैं, हम लोग पूर्वी देशों में आते हैं। अगला 51 नंबर पे, विच एक्सप्लेनेशन ऑफ दत्ता दयादमन दमयता, विच इलियड इन्वर्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीम्स मोस्ट सुटेबल टू यू। बोला गया दत्ता दयादमन दमयता का अर्थ क्या है। दत्ता का मतलब होता है देना, दया दमन का मतलब करुणा, और दमयता का मतलब नियंत्रण। ये संस्कृत के शब्द हैं, डेट मीन्स दत्ता का मतलब गिव यानी कि देना, दया दमन सिंपैथाइज यानी कि किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, दमयता कंट्रोल यानी कि सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम कह सकते हो। ठीक है, ये मानव जीवन के मोरल प्रिंसिपल्स को दर्शाते हैं, ये हमारे नैतिक सिद्धांतों को शो करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गिव सिंपैथाइज कंट्रोल, गिव कंपेशन कंट्रोल, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पर देखो भाई एक्सप्लेनेशन में दिया है, क्या बोला गया है, दत्ता का मतलब गिविंग, दया दमन का मतलब कंपेशन, दमयता का मतलब सेल्फ कंट्रोल। ये संस्कृत के टर्म है, टीएस इलियट के द्वारा बेसलैंड में इनका प्रयोग किया गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर पे बोला गया है कि विच पोइम ऑफ टीएस इलियट वाज मेड फ्रॉम द अनयूज्ड मटेरियल ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल, कौन सी कविता मर्डर इन द कैथेड्रल के मटेरियल से बनी है, तो वांट नॉर्टन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेट्स की पहली कविता है, ध्यान बनाए रखना, इसे इलियट ने प्ले पर काम करते समय डेवलप किया था। मुझे लगता है 52 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या बोला गया है, टीएस इलियट की कौन सी कविता मर्डर इन द कैथेड्रल के बचे हुए मटेरियल से बनाई गई थी। तो बचे हुए मटेरियल से कौन सी कविता बनाई गई थी, बी वाली, वांट नॉर्टन बनाई गई थी। ये जो वांट नॉर्टन है वो टीएस इलियट की 4 क्वाड्रेट की पहली कविता है, उन्होंने इसे अपने नाटक द मर्डर इन कैथेड्रल पर काम करते हुए बनाया था। जो मटेरियल बना था बचा था, यानी कि मान लो हम मर्डर इन द कैथेड्रल आपका लिख रहे हैं और लिखते लिखते कुछ मटेरियल बच गया, कुछ विचार बच गए, कुछ चीजें बच गई और नाटक पूरा हो गया, तो इन्होंने कहा चलो हम वांट नॉर्टन लिख देते हैं। ठीक है, और ये 4 क्वाड्रेट की पहली जो है कविता थी। 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बेसलैंड की लाइनें कौन बोलता है, इन द बेसलैंड हु स्पीक फॉलोइंग लाइंस, थ्रो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइफ्स, ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी, है ना, हालांकि अंधा दो जिंदगियों के बीच धड़कता हुआ झुर्रीदार महिला ब्रेस्ट वाला बूढ़ा आदमी देख सकता है। तो ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि इसमें एक टायरेसियस नाम का व्यक्ति होता है, टायरेसियस जो कि मिथिकल ब्लाइंड प्रॉफिट होता है, इलियट ने उसे सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया है। इसमें वह मेल और फीमेल दोनों एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए द ओल्ड मैन विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट कैन सी। ठीक है, 2 लाइफ्स वो जीता है, 2 जिंदगी जीता है, एक आदमी की और दूसरी पुरुष की। तो टायरेसियस होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
ठीक है, ब्लाइंड प्रॉफिट है, मिथिकल ब्लाइंड प्रॉफिट है ये, ध्यान बनाए, सेंट्रल ऑब्जर्वर है, मेल फीमेल दोनों एक्सपीरियंसेस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। अगला देखो 54 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसे। विच वर्ड्स डिस्क्राइब द इमोशन एंड टोन ऑफ द न्यूरेटिक वुमेन इन द बेस्टलैंड व्हेन शी सेज, कौन से शब्द द बेस्टलैंड में न्यूरेटिक महिला के इमोशन और टोन को बताते हैं जब वह कहती है, क्या कहती है। ये कुछ चार उसकी लाइनें हैं, इन लाइनों को जरा लाइन बाय लाइन समझाते हैं, तब आपको बेहतरीन समझ आएगा। इसमें अर्जेंट एंजाइटी की बात कही गई है। दी बेसलैंड का अ गेम ऑफ चेस सेक्शन से ये लाइनें एक न्यूरेटिक यानी कि मानसिक रूप से परेशान, न्यूरेटिक का मतलब होता है मानसिक रूप से परेशान महिला की स्थिति को दिखाया गया है। फिर वो कहती है माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस बैड, स्टे विद मी, यानी कि आज रात मेरी नसें खराब हैं, नर्व्स का मतलब नसें, हाँ खराब है, मेरे साथ रहो। मतलब यहाँ महिला कह रही है कि वह बहुत नर्वस है और डिस्टर्ब है, नसें खराब है मतलब एंजाइटी, बहुत बेचैनी हो रही है, मेरे साथ रहो, उसे अकेलेपन का डर है। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर थोड़ा इमोशनली वो अपने डर को शो कर रही है और अकेले रहने से डर रही है, चिंतित है। फिर दूसरी लाइन में कहा स्पीक टू मी, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, मुझसे बात करो, तुम कभी बोलते क्यों नहीं, बोलो, बार बार बोलो कहना दिखाता है कि उसे तुरंत रिस्पांस चाहिए, बहुत अर्जेंसी है उसको, पार्टनर की चुप्पी उसे और परेशान कर रही है। ठीक है, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जा रही है जब वो अपने पार्टनर से बोलने को कहती है लेकिन वो पार्टनर चुप है, तो उसको ऐसा लग रहा है इन लाइन में कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। तीसरी लाइन में बोला गया है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट थिंकिंग व्हाट, तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, एक ही सवाल दो बार पूछना मतलब ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, उसे लगता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, डाउट प्लस एंजाइटी इन लाइनों में आता है। व्हाट, क्या, एक छोटा सवाल उसकी बेचैनी की चरम स्थिति को दिखाता है, और ज्यादा बेचैन है, उसे बिल्कुल तुरंत जवाब चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इम्पेशेंस दिखाया गया है, धैर्य नाम की कोई चीज इस लाइन में नजर नहीं आती। पांचवी लाइन में बोला गया है आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, थिंक, मुझे कभी नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, सोचो। यहां वह कंप्लेन सी कर रही है, कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, इमोशनल डिस्कनेक्टिंग, इमोशनली जो है वो डिस्कनेक्ट नजर आ रही है, मुझे कभी नहीं पता मतलब इनसिक्योरिटी, सोचो, दबाव डाल करके एकदम प्रेशर से कह रही है, बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस नजर आ रहा है इन लाइनों में। तो हम ये कह सकते हैं इन लाइन से पता लगता है ये जो महिला है ना वो बहुत ज्यादा एंजिशियस है, बहुत चिंतित है और अर्जेंट यानी कि बेचैन, तुरंत जवाब चाहने वाली है। तो इसका मतलब हम कहां पे जाएंगे, चार ऑप्शन में से अर्जेंट और एंजिशियस वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंट और एंजाइटी, एंजेसियस क्या होता है, एंजाइटी, ठीक है, बी ऑप्शन पर। अब तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा डिटेल किया लेकिन ऑप्शन तक पहुंच गए हम लोग। 5 सेक्शन है बेस्टलैंड में, 1922 में आया है, टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। टीएस इलियट बहुत ही महान कवि हैं, आलोचक हैं, 20वीं सेंचुरी के ये पोइट हैं, ठीक है ना। अब 55 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, द टाइटल अ गेम ऑफ चेस हैज बीन टेकन फ्रॉम वुमेन बीवेयर वुमेन बाय, 55 नंबर का क्वेश्चन सरल है और ये फैक्चुअल है। बोला गया है अ गेम ऑफ चेस का जो टाइटल है वो कि वुमेन बीवेयर वुमेन से लिया गया है, तो सिर्फ इतना बताना है आपको, अ गेम ऑफ चेस का जो टाइटल है वो वुमेन बीवेयर वुमेन, ये तो पता लग रहा है इससे लिया गया है, ठीक है, लेकिन पूछा ये गया है कि वुमेन बीवेयर वुमेन जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिडल्टन के द्वारा ये लिखा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा, मिडल्टन की, है ना, वुमेन बिवेयर वुमेन से ये टाइटल उठाया है किसने, टीएस इलियट ने। कौन सा टाइटल, अ गेम ऑफ चेस। तो सरल भाषा में हम आपसे कहें अ गेम ऑफ चेस टाइटल जो है वो मिडल्टन की वुमेन बिवेयर वुमेन से लिया गया है, ठीक है। देखो इसमें और कुछ दिया नहीं। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि द सिंबल ऑफ बेस्टलैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम, बेस्टलैंड के सिंबल कहां से लिए गए हैं, तो बेस्टलैंड के सिंबल जो हैं वो टायरेसियस की इमेज से लिए गए हैं, द इमेज ऑफ टायरेसी, माफ करना,
सिंबल पूछ रहे हैं ना, तो सिंबल का मिस जेसी बेटसन के फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, सी ऑप्शन। मिस जेसी बेटसन्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। अब यहां पे ये समझिए कि रिचुअल टू रोमांस किसके द्वारा लिखा गया, मिस जेसी बेटसन द्वारा लिखा गया, और उसी से बेसलैंड के सिंबल जो है वो उठाए गए हैं टीएस इलियट के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में वही बातें दे रखी हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है 57 पे, देखो 57 पे बोला गया है इन द बेसलैंड इलियट बारोड द फेमस डा 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 फ्रॉम द उपनिषद, यानी कि 3 दा की बात कर रहा है। कितने, 3 दा। द बेसलैंड में इलियट ने प्रसिद्ध दा 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 को उपनिषद से लिया, तो कौन से उपनिषद से, बृहदारण्यका, बृहदारण्यका, मुंडको उपनिषद नहीं, बृहदारण्यका डी। ठीक है, जरा समझ लो, मैं यहीं पे समझा देता हूं। बोला गया है टीएस इलियट ने जो 3 दा का यूज किया है वो कहां से लिए गए, लास्ट सेक्शन ऑफ द पोएम द बेसलैंड दा हैज बीन 3 डिफरेंट मीनिंग, दत्ता, दयादमन, दमयता। ठीक है, तीनों दा का ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, दत्ता, दयादमन, दमयता। ठीक है, एक दा का मतलब दत्ता, दूसरे दा का मतलब दयादमन, तीसरे दा का मतलब दमयता। बोलो कोई कंफ्यूजन है 57 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का, बोला गया है कि अ गेम ऑफ चेस, और ये जो अ गेम ऑफ चेस है वो सेकंड सेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल मानने को तैयार है, ये सेकंड सेक्शन है बेसलैंड का। इज आल्सो द टाइटल ऑफ द प्ले, ये एक प्ले का टाइटल है टू विच टीएस इलियट रेफर इन हिज नोट्स, जिसको टीएस इलियट ने अपने नोट्स में रेफर किया है। दैट प्ले वाज रिटन बाय, वो प्ले किसके द्वारा लिखा गया है, तो थॉमस मिडल्टन के द्वारा वो प्ले लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, थॉमस मिडल्टन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान बनाए रखना, डी ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा। अ गेम ऑफ चेस द बेसलैंड का दूसरा खंड है, एक नाटक का शीर्षक भी है जिसका उल्लेख टीएस इलियट ने अपने नोट्स में किया। वह नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो थॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखे गए एक नाटक से लिया गया है अ गेम ऑफ चेस शीर्षक। ठीक है, टीएस इलियट ने अपने नोट में जिस शीर्षक का उल्लेख किया है अ गेम ऑफ चेस का, उसे थॉमस मिडल्टन द्वारा लिखे गए एक नाटक से लिया गया है। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, विच उपनिषद डज टीएस इलियट अलूड टू हिज मोनोमेंटल वर्क द बेसलैंड। टीएस इलियट ने अपने एक मोनोमेंटल वर्क था, बहुत ही स्मारकीय वर्क कह सकते हो, द बेसलैंड में किस उपनिषद का उल्लेख किया है, तो बृहदारण्यका उपनिषद, बी ऑप्शन हो जाएगा, बृहदारण्यका उपनिषद। ठीक है, यहां पर देख लो टीएस इलियट अलूड बृहदारण्यका उपनिषद टू हिज मोनोमेंटल वर्क द बेसलैंड। समझ में आ गया, टीएस इलियट ने अपने मोनोमेंटल वर्क द बेसलैंड के लिए बृहदारण्यका उपनिषद का उल्लेख किया। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर पे बोला गया है द बेसलैंड इंक्लूड्स विद एन, तो बेसलैंड जो है टीएस इलियट की बेसलैंड एक शब्द के साथ समाप्त होता है, तो कौन से शब्द के साथ इसकी समाप्ति होती है, तो संस्कृत शब्दों के साथ में, ऐसा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। बेसलैंड जो है वो कंक्लूड करता है विद द संस्कृत वर्ड, और वो संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं, शांति शांति शांति, इसके साथ बेसलैंड की समाप्ति हो जाती है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, बेसलैंड इज फेमस पोएम बाय टीएस इलियट डिवाइडेड इनटू, बेसलैंड जो है टीएस इलियट की एक मशहूर कविता है और इसको बांटा गया है कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 5 पार्ट्स, डी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पांचों पार्ट कौन कौन से हैं, जरा यहां पर डिटेल देख लीजिएगा। बोला गया है बेसलैंड जो है वो एक लॉन्ग पोइम है, टीएस इलियट द्वारा लिखी गई है, इसको पब्लिश कराया गया 1922 में। इसके पोइम के स्ट्रक्चर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, पांचों सेक्शन कौन कौन से हैं, ब्यूरियल ऑफ द डेड है, गेम ऑफ चेस दूसरा है, और तीसरा जो है फायर सरमन है, और चौथा डेथ बाय वाटर है, और पांचवा व्हाट दी थंडर सेड है। इनमें बोला क्या क्या गया है, जरा एक बार को समझ लो। ठीक है, मैं डिटेल से इनको बता देता हूं। द बरियल ऑफ द डेड की अगर बात करें, इसमें निराशा और मायूसी के अलग अलग थीम को दिखाया गया है। किस चीज को दिखाया गया है, निराशा और मायूसी को दिखाया गया है।
यानी कि डाइवर्स थीम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट और डिस्पेयर, दो चीजें दिखाई गई हैं। अब गेम ऑफ चेस की बात करें तो गेम ऑफ चेस में देखो क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। इसमें कई किरदारों के छोटे छोटे सीन हैं, बारी बारी से कहानी सुनाते हैं जो उन थीम को अनुभव के साथ बताते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा है फायर सरमन। फायर सरमन में क्या बोला गया है? मौत की इमेज के बारे में एक फिलोसफिकल मेडिटेशन देता है। और चौथा हमारा डेथ बाय वाटर है। डेथ बाय वाटर क्या करता है कि इसमें एक छोटी सी गाने वाली अर्जी शामिल की गई है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट द थंडर सेड, ये कंक्लूड करता है एन इमेज ऑफ जजमेंट, यानी कि फैसले की इमेज को खत्म करता है, ये कंक्लूड करता है। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर पे बोला गया है कि एक लाइन है, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी अपीयर्स इन टीएस इलियट्स। मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूं और ना ही मुझे प्रिंस हैमलेट बनना है, होना है। टीएस इलियट की किताब में, कौन सी किताब में की लाइनें हैं ये? तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की ये लाइनें हैं, ठीक है, टीएस इलियट की। अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, यही बात बोली गई है। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूं और ना ही मुझे होना है, प्रिंस हैमलेट बनना है। टीएस इलियट की किताब द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक में ये लाइनें आई हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, जिसे आमतौर पर प्रूफॉक के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी ब्रिटिश कवि टीएस इलियट की पहली प्रोफेशनली पब्लिश हुई कविता है, ध्यान बनाए रखना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, क्योंकि ये इनकी पहला वर्क है। अगला, विच मॉडर्न इंग्लिश पोएम हैज द फॉलोइंग ओपनिंग, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। ये लाइनें जो हैं वो कहाँ की है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की ही ये लाइनें हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि किस मॉडर्न इंग्लिश कविता की शुरुआत इस तरह होती है, चलो फिर चलें और तुम और मैं जब शाम आसमान में फैली हो, चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। तो ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की लाइनें हैं। हम जरा इसको थोड़ा डिटेल कर देते हैं। यहां पर बोला गया दी अबव ओपनिंग लाइन, ये ओपनिंग लाइन है और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की है, टीएस इलियट द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है एज ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्यूज इज अ ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ एन अर्बन मैन स्ट्राइकिंग विद फीलिंग्स of isolation and incapability of decisive action that is said to optimize frustration and importance of the modern individual and represents unwanted desire and modern disillusionment। बोला गया है कि ऊपर दी गई शुरुआती लाइनें टीएस इलियट की कविता दी लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक से हैं। इस कविता को साहित्यिक पीड़ा का नाटक कहा जाता है। यह एक शहरी आदमी के नाटकीय अंदरूनी यानी कि इंटीरियर मोनोलॉग है, जो अकेलेपन और फैसला ना ले पाने की भावनाओं से परेशान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आज के इंसान की निराशा, बेबसी को दर्शाता है और नाकाम इच्छाओं और आज के मोह भंग को भी दर्शाता है इसके अंदर। 64 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 64 नंबर पे बोला गया है कि इन द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट टीएस इलियट यूज द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट टू द इल्यूसिडेट हिज थ्योरी of impersonal poetry. He cites the example of a filament of platinum and the poetic process this is equivalent to। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में टीएस इलियट ने अपनी इम्पर्सनल पोएट्री की थ्योरी को समझाने के लिए कैटलिस्ट की मिसाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्लेटिनम के फिलामेंट का उदाहरण दिया और पोएटिक प्रोसेस में ये बराबर है। तो किसकी हम बात कर रहे हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा द माइंड ऑफ द पोइट। बी ऑप्शन हो जाएगा द माइंड ऑफ द पोइट, यानी कि इन द पोएटिक प्रोसेस दिस इज इक्विवेलेंट टू द माइंड ऑफ द पोइट, यानी कि नैतिक पोएटिक प्रोसेस में एक कवि के मन के बराबर है, ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 65 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हु सेड अ पोएट्री इज रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज पोएट्री इज रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। किसने कहा नैतिक विचारों के खिलाफ विद्रोह की कविता जीवन के खिलाफ विद्रोह की कविता है?
ये कहने वाले कौन थे? तो मैथ्यू अर्नोल्ड थे। ठीक है, कौन थे? मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैथ। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, तभी आपको समझा देंगे साथ ही साथ। इसमें बोला गया है अ पोएट्री इज रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ इज सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड कौन थे? एक क्रिटिक थे। मैथ्यू अर्नोल्ड इज essentially a moralist and has very definite ideas about what should and should not be. He is known as the first modern critic and should be called the critic's critic. The purpose of literary criticism in his views. कहा जाता है कि नैतिक विचार, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि नैतिक विचारों के खिलाफ विद्रोह की कविता जीवन के खिलाफ विद्रोह की कविता है। मैं ये एक क्रिटिक के तौर पर मैथ्यू अर्नोल्ड असल में एक मॉरलिस्ट हैं और उनके पास इस बारे में बहुत पक्के आइडिया हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। उन्हें पहले मॉडर्न क्रिटिक के तौर पर जाना जाता था और उन्हें क्रिटिक्स का क्रिटिक भी कहा जा सकता है। उनके हिसाब से लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मकसद दुनिया में जो सबसे अच्छा जाना और सोचा जाता है उसे जानना था और बदले में इसे लोगों तक पहुंचाकर सच्चे और नए आइडियाज का एक करंट यानी कि सीक्वेंस बनाना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही